साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद है टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी फुल डिटेल में विद स्टैटिक जीके। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ में कराया जाएगा। उसके बाद है रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए हैं, बिल्कुल एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपके लिए लेकर के आएंगे और उन प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे हमको यह पता लग सके कि आगे किस तरह के प्रश्न इन प्रश्नों से संबंधित बन सकते हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में लिया जाता है। आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसे चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? नीलिमा चटर्जी, डॉक्टर सगुन गुप्ता, अरुंधति राय या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर सगुन गुप्ता को चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस तलवार, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस त्रिकंद या फिर अपाचे? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि आईएनएस ध्रुव इस जहाज का नाम है। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी के द्वारा अगस्त 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, यानी पीओटीएम किसे चुना गया है? जो रूट, एमियर रिचर्डसन, रोहित शर्मा या फिर ए और बी दोनों? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ए और बी दोनों। जो रूट और एमियर रिचर्डसन को आईसीसी के द्वारा अगस्त के लिए जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये कल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमने रिवीजन कर लिया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 16 सितंबर 2021। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लासित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंग्लैंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी लासित मलिंगा ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यह प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, इस वजह से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज लासित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रीलंका की 2014 की टी20 विश्व कप विजेता टीम के ये कप्तान थे। तो 2014 में जब श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था, उस समय ये श्रीलंका टीम के कप्तान थे। कौन? लासित मलिंगा, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। मलिंगा ने जनवरी 2021 में टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्हें टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से लेना बाकी था। यानी कि इन्होंने जो वनडे क्रिकेट होता है और टेस्ट क्रिकेट होता है, उससे तो जनवरी 2021 में ही संन्यास ले लिया था, मगर टी20 से अब संन्यास ले लिया है। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये अब संन्यास ले चुके हैं संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, उन्होंने 84 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 107 विकेट, 226 वनडे मैचों में 338 विकेट और 30 टेस्ट मैचों में 101 विकेट लिए। ठीक है, तो ये डेटा ज़्यादा जरूरी नहीं, बस आपको इतना याद रखना है लासित मलिंगा किस देश के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिए श्रीलंका के खिलाड़ी हैं लासित मलिंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न। इनमें से किस बैंक को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। देखिए कुछ जानकारी इस प्रश्न से संबंधित।
पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को 14 सितंबर 2021 को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न श्रेणियों में 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इन दोनों बैंकों को प्रदान किया गया है। यह चौथी बार है जब पीएनबी बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ऐसी बैंक को दिया जाता है जो प्रथम पुरस्कार जीता है। तो पीएनबी और यूनियन बैंक को यहाँ पर प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन से दिवस 15 सितंबर को मनाए गए हैं? इंजीनियर्स डे, विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर ए और बी दोनों? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि ए और बी दोनों। इंजीनियर्स डे और विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाए गए हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि क्या होता है विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस। तो भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। या सीधा प्रश्न पूछा जाता है किसके जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग फॉर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें 1955 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया और ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये इंजीनियर्स डे के बारे में जानकारी हो गई। चलिए लिफोमा दिवस देख लेते हैं। तो विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लिफोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। लिफोमा क्या है? तो लिफोमा जो है वो एक कैंसर का तेजी से बढ़ता हुआ सामान्य रूप है जिसे हम लिफोमा कहते हैं। ठीक है, 16 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 सितंबर को वायुसेना द्वारा किस झील पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा? लोनार झील, डल झील, सांभर झील या फिर चिल्का झील? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि जम्मू कश्मीर की डल झील पर यहाँ पर 26 सितंबर को वायुसेना के द्वारा एयर शो का आयोजन किया जाएगा। देखिए कुछ जानकारी। तो भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2021 को श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के ऊपर एक एयर शो आयोजित करेगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये एयर शो आयोजित किया जा रहा है। शो में 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। अब इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा शो की थीम है गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। ठीक है, यानी कि अपने सपनों को पंख दें। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1.5 लाख भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रतिभा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है इसका डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1.5 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रतिभा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम किया है जो भारत के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए भारतीय भागीदारों के एक रणनीतिक समूह को एक साथ ला रहा है। ठीक है, तो भारतीय युवाओं में प्रौद्योगिकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रतिभा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। यह कॉलेज के दूसरे वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों के लिए सहयोगी इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 1.5 लाख से अधिक उच्च शिक्षा छात्रों को प्रभावित करना है जो 2022 और 2024 के बीच कार्यबल में शामिल होंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है। प्रतिभा जो वो योजना है वो किससे संबंधित है? तो युवाओं में प्रौद्योगिकी कौशल बढ़ाने के लिए प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई है। किसने शुरू किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी कहाँ पर आयोजित की जा रही है? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का आयोजन किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। अब ये फर्नेरी क्या होती है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है। केंद्र की प्रतिपूरक वनीकरण योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में फर्नेरी को विकसित किया गया है। इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों के पश्चिमी घाट की प्रजातियों का मिश्रण है। ठीक है, तो जो प्रजातियां हैं जैसे कि जो पौधे होते हैं इनकी प्रजातियां हैं, इनको मिक्स करके यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये फर्नेरी स्थापित की जा रही है। अब देखिए उत्तराखंड की कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं। तो फूलों की घाटी, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, कांच का सस्पेंशन ब्रिज, ये सारी चीजें उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं 16 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अपना खुद का लोगो जारी करने वाला देश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा बन गया है? रालामंडल अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य या फिर सिंघोरी अभयारण्य? आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि रातापानी अभयारण्य जो है वो अपना खुद का लोगो जारी करने वाला देश का पहला अभयारण्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि पहला राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का ही है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का खुद का लोगो का नाम क्या था? भूर सिंह द बारासिंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य भी रातापानी अभयारण्य ही है। रातापानी अभयारण्य को 2010 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। यह विशेषकर बाघों की जो विशेष प्रजाति है उसके लिए यह फेमस है। रातापानी अभयारण्य के लोगों के बैकग्राउंड में भीमबेटका के शैल चित्रों को दर्शाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि व्यापम में ऐसे ही ऊटपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रातापानी अभयारण्य के लोगो जो है उसके बैकग्राउंड में किस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है? तो जो भीमबेटका है उसके शैल चित्रों का वर्णन जो है वो रातापानी अभयारण्य के लोगों के बैकग्राउंड में किया गया है। सामने बाघ बैठा हुआ, ये आपने अभी चित्र में देख ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की महिला टीम में राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि मध्य प्रदेश की जो महिला टीम है उसने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की महिला टीम ने समर स्टॉक आइस चैंपियनशिप में सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। महिला टीम ने टारगेट 1 में 23 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं पुरुष की जो टीम है मध्य प्रदेश की वो 5वें स्थान पर रही है। प्रतियोगिता में बात कर लेते हैं तो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। रजत पदक चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। यह प्रतियोगिता श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? जेटली द्वीप, कलाम द्वीप, बोस द्वीप या फिर स्वराज द्वीप? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके रखा गया है। क्यों रखा गया? तो देखिए, हैवलॉक द्वीप का नया नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर स्वराज द्वीप रखा गया है। वहीं रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप रख दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा रोग कैडमियम की अधिकता की वजह से हो जाता है? इटाई इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनी माता या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि इटाई इटाई जो रोग है वो कैडमियम की अधिकता की वजह से हो जाता है। तो देखिए, इटाई इटाई कैडमियम की अधिकता की वजह से होता है। वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। और मिनी माता रोग की बात करते हैं तो पारा, जिसे HG कहते हैं, तो पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है, तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो वो आपकी पारा यानी कि HG है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौरमंडल की बात की जा रही, ना कि पृथ्वी की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर बेन रेड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। ये याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। आपको पता है सूर्य एक तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एसएससी सीजीएल परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सीधे परीक्षा पेपर के स्क्रीनशॉट के साथ में। इससे आपको ये अंदाजा लगता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न अभी हाल ही में यहाँ पर जो है चर्चा में बने हुए हैं, जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जो भी कुछ दिनों पहले ही इसी मंथ में एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक,
तिलक और लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब देखिए पूरे भारत में जो होम रूल लीग है उसका जो कार्यान्वयन कर रही थी वो एनी बेसेंट थी, और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में होम रूल लीग का जो कार्यान्वयन कर रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लाल बाल पाल को गरम दल के नेताओं के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और लोकमान्य तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 कलिंग युद्ध हुआ था क्या? AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी क्या? AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, या फिर AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? आइए आंसर देखते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में ना होकर के 1707 में हुई थी। 13 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बाकी के सभी जोड़े बिल्कुल सुमेलित हैं। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक ने इस युद्ध में जो है मेन रूप से अशोक ने भाग लिया था। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की गई थी। 622 ईसा पूर्व में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ये सारे सही हैं, केवल औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, यही आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर BN राव? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था, जिसके आधार पर ही आगे चल करके प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। यह बात आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बाकी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। BR अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से 29 से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 21A से संबंधित है शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी बात अनुच्छेद 19 की कर लेते हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 29 और 30, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की उत्तर बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिराज हिंद के नाम से किस एक शहर को जाना जाता है? सही आंसर है जौनपुर। आइए देखते हैं किस किसने इस प्रश्न की सही जानकारी, सही आंसर दिया है। तो धर्मेंद्र सूर्या जी का कहना है सर MP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, MP कांस्टेबल के लिए अलग से हम वीडियो जल्द ही लाएंगे। उसके बाद इन्होंने आंसर भी दिया, जयपुर UP स्थापना 1359 में की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद SK बुंदेला ने जौनपुर बताया है, पूजा दांगी ने जौनपुर बताया है, राहुल मालवीय ने यहाँ पर जौनपुर बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने जौनपुर बताया है, और पूजा दांगी सर क्लास लेकर के आइए। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हम पॉलिटी की एक स्पेशल क्लास लेकर के आना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जिसे कहते हैं। पॉलिटी के ऐसे प्रश्न होंगे जो हर एक एग्जाम के जो प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो चाहे आप UPSC दे रहे हो, UPPCS दे रहे हो, MP कांस्टेबल दे रहे हो, क्योंकि व्यापम में ऐसे ही उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे इतिहास हो, तो हर तरह के प्रश्नों को हम वहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आपका पॉलिटी राज्य व्यवस्था से गलत नहीं होगा। तो यही हमने आपसे पूछा था। कल हमने पोल भी क्रिएट किया था, लगभग 15-16 लोगों ने वहाँ पर वोट भी किया। तो आप भी वोट करके बताइए कि हम क्लास लेकर के आए या फिर नहीं लेकर के आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका जवाब आपको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, गूगल पर भी सर्च करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।